हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। और देखो ऐसा है ना कि मॉडर्न हिस्ट्री अब आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो मतलब वहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम आजकल ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो कंपटीशन बढ़ गया है तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़नी चाहिए, तो हम देखने वाले हैं। हम डीपली थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम डीपली पढ़ने वाले हैं और देखते हैं, क्योंकि डीपली से क्या है ना कि आपकी समझ विकसित होगी। अब जब समझ विकसित होगी ना तब वहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम सिंगल लाइनर पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम सिंगल लाइनर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं सब डीपली। ठीक है। अब डीपली में क्या है कि सारे पॉइंट हमारे पास हमें पता होना चाहिए कब क्या हुआ। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो हम उठा रहे हैं 1857, मतलब 1857 की क्रांति। विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या प्रमुख कारण थे, क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या कारण रहे, कौन किसके साथ रहा, कौन किसके साथ नहीं रहा। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी और हमारी करंट अफेयर तो चली रही है। तो हम ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और जीएस में आपको कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है। फर्जी का जो मत भटको, पढ़ना है तो एक जगह स्थायी होकर पढ़ लो। और पढ़ने के बाद ना आप देखोगे 100% आपको ना अपने आप में चेंजमेंट दिखाई पड़ेगा और वहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना वो काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप शुरू करते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। अब 1857 की क्रांति तो होती है, रटा दिया जाता है हमें कि हम रट लेते हैं क्या था क्या नहीं था। तो क्या कारण रहे, स्वरूप क्या था, कारण क्या रहे, स्वरूप क्या था, उसका प्रारंभ कैसे हुआ, प्रसार किस तरीके से हुआ, असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, महत्व उसका क्या था और परिणाम क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखते हैं विद्रोह के समय, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पामस्टन थे। इसको भी ध्यान रखना, ये थोड़े से स्टैटिक पॉइंट इनको ध्यान रखेंगे। तो उस समय जो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, कैनिंग था। यहाँ पर लॉर्ड लगा दिया है, इसको काटो। ठीक है, कौन था, कैनिंग था। आगे बात करते हैं कि विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन। तो जॉर्ज एनिसन जो था वो उस समय कंपनी का मुख्य सेनापति था। विद्रोह प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति, मतलब जब तक विद्रोह नहीं हुआ था तब तक वो सेनापति बना हुआ था। लेकिन जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हो जाता है तो उसको हटा दिया जाता है और कैंपेबल को लाया जाता है। किसको लाया जाता है, कैंपेबल को लाया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर यहीं से पुट कर सकता है क्वेश्चन को। दोनों ध्यान रखना कि पहले कंपनी कमांडर कौन थे, एनिसन थे, लेकिन जैसे ही विद्रोह शुरू होता है तो सेनापति बना दिए जाते हैं कैंपेबल। विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था उस समय, तो भारत के सम्राट थे बहादुर शाह जफर। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति के विद्रोह शीर्षक सफलता समझेंगे कि हम स्वरूप क्या था, उसका कारण क्या रहे हैं, प्रारंभ कैसे हुआ, विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, असफलता के कारण क्या रहे, महत्व उसका क्या है और परिणाम उसका क्या निकला है। तो सबसे पहले हम स्वरूप की बात करते हैं। तो हम इसी तरीके से डीपली पढ़ने वाले हैं। तो स्वरूप में क्या था कि भारत में जो ब्रिटानी सत्ता थी उसको 100 वर्ष पूरे होने की संध्या पर भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। 100 साल जब ब्रिटिश हुकूमत के पूरे हो गए थे तब इन्होंने क्या किया था, 100 वर्ष पूरे होने के बाद ही विद्रोह हुआ था ये। अब इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने, देखो सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई कहता है ये सिपाही विद्रोह था कि सिपाहियों ने विद्रोह किया था इसलिए सिपाही विद्रोह, कोई कहता है सामंतवादी विद्रोह था, मतलब कि जो जमींदार थे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, सामंती थे तो इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। कुछ कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जहाँ पर हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, कुछ ये कहते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। लेकिन अधिकतर देखो बाहर वाले तो कुछ भी कहेंगे, बाहर वाले बोलेंगे सिपाही विद्रोह, ये वो फलाना ढिमाका षड्यंत्र वगैरह, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इसको राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। तो कह सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकार आते हैं जैसे लॉरेंस सीले, ट्रेवेलियन माल्सन। ठीक है, लॉरेंस आते हैं, सीले आते हैं, ट्रेवेलियन आते हैं, माल्टन आते हैं और टी.आर. होम्स। इन्होंने इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है। तो एग्जाम में यहाँ भी डाल सकते हैं कि इनमें से किसने इस 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। तो लॉरेंस हो गया, सीले, ट्रेवेलियन, माल्सन, इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह कहा है। अब कुछ भारतीयों ने भी इसमें हाँ मिलाई, जिसमें दुर्गादास बंदोपाध्याय। अब दुर्गादास बंदोपाध्याय जी और सर सैयद अहमद खान क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या था, ये सैनिक विद्रोह था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि किसने के इतिहासकार थे जिन्होंने इसको सैनिक विद्रोह बोला है। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा दुर्गादास उपाध्याय, इन्होंने इसको सैनिक विद्रोह बोला ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है, ये क्या है, ये सैनिक विद्रोह था। अब सर सैयद अहमद खान जो विद्रोह के समय बिजनौर के सदर थे। अब बिजनौर के सदर थे कौन थे, सर सैयद अहमद खान। तो इसको ध्यान रखना कि अहमद खान उस समय बिजनौर के सदर अमीन थे। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। तो ये किताब को ध्यान रखना है, ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट किताब है कि एन ऐसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट की एक उन्होंने पूरा ऐसे लिख दिया है, निबंधी लिख दिया है कि क्या कारण थे कि भारतीय क्रांति हुई 1860 में। तो इसमें ही उन्होंने इसको सैनिक विद्रोह माना था। आगे बात करते हैं, परंतु यह व्याख्या ठीक नहीं है, लेकिन
वही ये व्याख्या ठीक नहीं है, क्योंकि ये सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ था, परंतु बाद में अधिकांश स्थानों पर जनता ने इसमें भाग लिया था। अब सैनिक विद्रोह इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से सैनिक नहीं थे इसमें कहता है कि सैनिक के साथ लोग भी थे, आम जनता थी, किसान थे, पीड़ित वर्ग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सैनिक विद्रोह नहीं था ये, कहीं ना कहीं एक सैनिक शुरू तो सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन इसको आगे बढ़ते हुए इसने किसका रूप ले लिया था, इसने एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया था। क्योंकि हर एक इंसान अंग्रेजों की रणनीति से मतलब परेशान था, उनके शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो शोषित वर्ग भी इसमें शामिल थे, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे सैनिक हो, सब ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इसी तरीके से इसको एक राष्ट्रीय विद्रोह भी कह सकते हैं। 1858 और 59 के ईस्वी के अभियोगों में हजारों सैनिकों को भी दंडित किया गया था। तो जो 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ था, जब अभियोग लगे थे तो उसमें सैनिकों के अलावा भी बहुत सारे लोगों को फांसी वगैरह दी गई थी, बहुत सारे लोगों को काले पानी की सजा दी गई थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से पूरी तरीके से सैनिक विद्रोह था, क्योंकि यहाँ पर आम जनता को भी क्या किया गया था, दंडित किया गया था, उनको भी जेलों में भेजा गया था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से सैनिक विद्रोह ना होकर क्या था, ये आपका राष्ट्रीय विद्रोह का स्वरूप ले चुका था। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट है कि हाँ, एलियार रीच के अनुसार ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि किसने कहा था कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो यहाँ पर रीच साहब, तो रीच बोलते हैं यहाँ पर कि ये धर्मांध जो थे, जो मतलब अंधे होकर अपने धर्म की उपासना करते थे, उनका ईसाइयों के खिलाफ एक क्या था, षड्यंत्र था। अब इस बात से सहमत होना कठिन है क्योंकि टी.आर. होम्स जैसे इतिहासकार इतिहास में इसे बर्बरता और सभ्यता की बीच लड़ाई। अब टी.आर. होम्स क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि देखो, एक जो अंग्रेज थे वो बहुत ही सभ्य थे, क्या थे, वो बहुत ही सभ्य थे, और भारतीय लोग थे बर्बर थे, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जंगली थे। तो होम्स ने क्या बोला है कि ये जंगलियों और एक सभ्यता के बीच में, मतलब एक सभ्य समाज था, उसके बीच में युद्ध था। तो एक कथन जो है ना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि रीज ने क्या बोला था कि धर्मांध जो है ना, उनका ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, और होम्स क्या बोलते हैं कि ये जो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। ठीक है, इस तरह के विचार अंग्रेज इतिहासकारी व्यक्त कर सकते हैं कि देखो, अंग्रेज तो करेंगे क्योंकि वो चाटुकारिता करते हैं, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे वो तो क्या करेंगे, अंग्रेजी हुकूमत उनको यहाँ से भगा सकती है, तो इसलिए उन्होंने चाटुकारिता की। तो आगे देखते हैं कि सर जो जेम्स आउटरम है और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र दिया। तो आउटरम की रिपोर्ट तो ध्यान ही होगी आपको, आउटरम की रिपोर्ट के अनुसार सिराजुद्दौला को ब्लैक होल की घटना हुई थी, ये वही आउटरम है। ठीक है, तो आउटरम जो है ना, आउटरम और टेलर ने इस विद्रोह क्या बोला है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो जो इतिहासकार हैं, आप इसको बता सकते हैं कि धर्मांधों के विरुद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था, रीज ने कहा था, और बर्बरता जंगलियों और सभ्यता के बीच युद्ध होम्स ने कहा था, और आउटरम बोलते हैं कि हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। ठीक है, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, उसका लाभ उठाया गया। यह व्याख्या भी पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है, ऐसा अंग्रेजी इतिहासकारों को बोलना था। आगे हम बात करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह घोषित किया गया। अब अंग्रेज तो करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ उनके फायदे के लिए है, उस समय तो पूरी तरीके से जुडिशरी भी आज़ाद नहीं थी। मतलब कि अगर जो अंग्रेज चाहते थे, जो अंग्रेज गवर्नर चाहते थे, वही जुडिशरी फैसला सुनाती थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में प्रसिद्ध नेता बेंजामिन डिज़ायरली, एक प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे जिनका नाम था बेंजामिन डिज़ायरली, जो रूढ़िवादी नेता थे। उन्होंने 27 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए सरकार की इस मत का खंडन किया था। एकमात्र इंसान थे, ध्यान रखना, कि डिज़ायरली साहब जो थे, इन्होंने सरकार का खंडन करते हुए कहा था कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सिपाही विद्रोह। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का विरोध करते हुए कौन से ऐसे प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, तो बेंजामिन डिज़ायरली थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है अशोक मेहता जी ने। तो अशोक मेहता जी ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। तो भारतीय इतिहासकार, क्योंकि देखो उस समय भारतीय इतिहास इतना कोई लिखता नहीं था, तो इसलिए इतिहास न लिखने की वजह से इन लोगों ने इसका फायदा उठाया और अपनी तरीके से पूरी तरीके से इतिहास को छापने लगे। बाद में क्या हुआ कि हमारे भी इतिहासकार निकल कर आए इसका खंडन करने के लिए, उसमें अशोक मेहता जी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने इसको द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक में पूरी तरीके से वर्णित किया। इन्होंने बोला ये कोई सिपाही विद्रोह नहीं, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बात करते हैं कि सावरकर ने, आगे वी डी सावरकर ने 1909 में, ध्यान रखेंगे ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो वी डी सावरकर ने 1909 में क्या किया था कि अपनी पुस्तक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किताब काफ़ी पूछी जाती है, इसमें इसे बोला था कि ये एक पूरी तरीके से सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। क्यों? क्योंकि इसमें हर वर्ग का इंसान था, इसमें बादशाह भी शामिल थे और अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग शामिल थे। ये केवल सिपाहियों द्वारा ही संचालित नहीं किया जा रहा था। ठीक है, सिपाही किसके अंडर में काम कर रहे थे, तो बादशाह के अंडर में काम कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखो। तो सावरकर ने एक बुक लिखी था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे की भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई इतिहासकारों ने इसकी प्रकृति पर चर्चा की, जिसमें सुरेंद्र नाथ सेन काफ़ी इंपॉर्टेंट इतिहासकार थे, रमेश चंद्र हो गए, मजूमदार हो गए, ठीक है,
मजूमदार, शशि भूषण चौधरी हो गए और पूरनचंद जोशी हो गए। तो इन लोगों ने इसके ऊपर इस जो 57 का विद्रोह था उसमें व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सेन ने भारत सरकार के कहने पर 1857 पुस्तक लिखी। तो ध्यान रखेंगे S.N. सेन की एक पुस्तक है जिसका नाम है 1857, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 1857 पुस्तक किसने लिखी है? S.N. सेन ने। इस पुस्तक में तर्क देते हैं कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी देना गलत है। तो वो बोलते हैं कि अगर इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते हो तो इसे सैनिक विद्रोह भी मत कहो, क्योंकि यह केवल सैनिकों के सीमित नहीं था। ठीक है, अवध में ये जन आंदोलन बन गया था। तो अवध की अगर हम बात करते हैं तो अवध में पूरी तरीके से क्या हो गए थे? जन आंदोलन बन गया था, जहाँ के देशभक्तों ने अपने राजा और राज्य के लिए संघर्ष किया था। इसके बावजूद सेन अवध के विद्रोहियों को स्वतंत्रता का नहीं मानते, क्योंकि वे राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना से अनभिज्ञ थे। देखो, काम सब अपने लिए कर रहे थे, लेकिन एक प्रकार से एक राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत नहीं थे वो। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, सैनिक विद्रोह नहीं था, लेकिन पूर्ण तरीके से एक राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था। ये किसका कहना था? S.N. सेन साहब का था, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? 1857। ठीक है, ये बुक ध्यान रखना, 1857 बुक किसने लिखी है? और द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। ध्यान रखो इस चीज़ को। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के नियुक्त किया। तो सरकार ने मजूमदार साहब को नियुक्त किया था। इनकी पुस्तक आती है इतिहास को लेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं, परंतु सरकारी समिति से अनबन हो गई इनकी, और इन्होंने फिर सरकार के अंडर में काम करना छोड़ दिया और इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक लिखी थी। उसका नाम था द सिपाही मिटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सिपाही मिटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 कब प्रकाशित हुई थी? 1957 में। तो उन्होंने तर्क अध्याय को भारतीय विद्या भवन की पुस्तक ब्रिटिश पैरामाउंट्री और इंडियन रिनाइजेंस पार्ट 1 के लिए लिखे लेख और में और अधिक विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया था। तो मतलब इन्होंने अपनी एक स्वतंत्र रूप से पुस्तक लिखी थी, क्योंकि सरकारी समिति से इनकी अनबन हो गई थी। इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिपाही म्यूटिनी एंड रिबेलियन ऑफ 1857। किताब ध्यान रखना है। ठीक है, उन्होंने इस पुस्तक में निष्कर्ष निकाला, यह है एक तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये अपनी अलग ही लेवल पर चले गए। इन्होंने बोला देखो ऐसा है, ये कोई राष्ट्रीय संग्राम नहीं था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, और ना ही ये प्रथम था, और ना ही कोई राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कथन भी ध्यान रखना है। कथन क्या ध्यान रखना है कि किसने क्या कहा था। तो इन्होंने बोला कि भैया ये कोई राष्ट्रीय अवस्थी नहीं था, ना तो पहला था ना आखिरी था, आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही। एक मिनट थोड़ा सा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक अलग ही लेवल पर पूरा इतिहास लिख दिया है। आगे हम बात करते हैं कि मजूमदार ने इस विद्रोह का क्रमबद्ध इतिहास नहीं लिखा। उन्होंने पूरी तरीके से क्रमबद्ध नहीं लिखा, बल्कि इसके विषय में कुछ भ्रांतियां दूर करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने तथ्य सामने रखे। तो मतलब वो क्या डाउट क्लियर करना चाहते थे, बाकी उन्होंने पूरी तरीके से इतिहास नहीं लिखा। उनके विचार से इस राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। तो मजूमदार बोलते हैं कि इसको एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कह सकते हैं, इसने देश के विभिन्न भागों में अलग अलग रूप से धारण किया। उनकी मुख्य देन इस विद्रोह के गंभीर प्रभाव के प्रति आने वाली पीढ़ियों का ध्यान आकर्षित करना था। मतलब उनका सीधा फोकस था कि हम इसके प्रभाव देखें कि आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या जो क्रांति करना सही था, कि आने वाली पीढ़ी कहीं और ज़्यादा शोषित तो नहीं होगी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो अगले आते हैं हमारे शशि भूषण चौधरी। तो शशि भूषण चौधरी ने अपनी एक पुस्तक लिखी सिविल रिबेलियन। तो सिविल रिबेलियन इन इंडियन मुस्लिम म्यूटिनी 1857। तो इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है 1857 से 1859 की। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो उन्होंने बोला कि ये सैनिक व असैनिक विद्रोह के सम्मिश्रण के रूप में देखते हैं। तो उन्होंने बोला ये सैनिक भी है और असैनिक दोनों प्रकार से है। और उनका कहना है कि इस विद्रोह के पहले जो कृषक विद्रोह के से संबंध देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर किसान उससे पहले भी कई विद्रोह कर चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि लगान बढ़ाने को लेकर और शोषण करने को लेकर, उनकी जमीन हथियाने को लेकर। तो इन्होंने भी कहा है कि ये पूरी तरीके से सैनिक और रासायनिक विद्रोह मतलब कह सकते हैं मिक्सचर रूप था। किसने? शशि भूषण चौधरी साहब ने। उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि मूल रूप से लोग अपनी संस्कृति और तौर तरीके की रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब लोग यहाँ केवल अपनी संस्कृति बचाना चाहते थे और अपने रहने के जो तौर तरीके थे, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर लगाम लगा रहे थे। बोले थे आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, बाल विवाह पर रोक लगा दी। तो लोग उससे भी परेशान थे, क्योंकि लोग दखियानूस थे। लोग ने बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारी संस्कृति से छेड़छाड़ हो। जैसा चल रहा है वैसा नरबली प्रथा को रोकना उनका प्रमुख काम था। उन्होंने किया था। ठीक है, ठगी प्रथा वगैरह बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी, जिससे लोग परेशान हो गए थे कि हमारे जो अंदरूनी मामले हैं उसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यही सारे कारण रहे कि लोग भी असंतुष्ट थे और लोगों ने सिपाहियों के साथ मिलकर ये विद्रोह किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 1957 में पूरनचंद जोशी द्वारा संपादित एक पुस्तक, पूरनचंद जोशी साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? रिबेलियन 1857 सिंपोजियम। तो इसमें उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण दिखाया कि 1857 की घटनाओं का विश्लेषण किया। उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार ही इसका विश्लेषण किया। तो शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक में एक और पुस्तक थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। देखो यही किताबें आती हैं एग्जाम में, बहुत सारी पूछी जाती हैं।
और आप फर्जी चीज़ें पढ़ के जाते हो। तो ये ध्यान रखो कि शशि भूषण चौधरी साहब ने एक और किताब लिखी थी, थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 में, के संघर्ष को स्वतंत्रता का संग्राम माना था। तो इसमें उन्होंने माना था कि हाँ ये स्वतंत्रता का संग्राम है। तो एक किताब लिखी, उसमें माना कि सैनिक और असैनिक रूप से दोनों मिला जुला था। लेकिन एक और शशि भूषण चौधरी साहब ने किताब लिखी, थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, जिसमें उन्होंने बोला कि ये स्वतंत्रता का ही संग्राम था। आगे बात करते हैं बहादुर शाह के मुकदमे में के जज जो मेजर हैरियट थे। तो बहादुर शाह को पकड़ लिया गया जब, तो उनके ऊपर एक केस चलाया गया। तो उसके जो जज थे, इनका नाम क्या था, मेजर हैरियट, के मुकदमे में पेश किए सारे कागजातों पर अध्ययन करने के बाद ये नतीजा निकला कि आरंभ से षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं था। तो उसमें ये बोला गया कि आरंभ से जो षड्यंत्र सिपाहियों तक सीमित नहीं था, ना उनसे यह शुरू ही हुआ था, बल्कि इसकी शाखाएं राजमहलों और शहरों में फैली हुई थी। मतलब जो मेजर हैरियट थे जज, तो उन्होंने बोला कि ये शुरुआत में क्या था ना, कि शुरुआत से एक षड्यंत्र था, ये सैनिक नहीं था। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी और इसकी जो जड़ें थी वो राजमहल और शहरों में पहले से ही फैल गई थी। तो बहादुर शाह ने 25 अगस्त 1857 को प्रकाशित इश्तिहार में कहा था कि यह सबको विदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, सभी विधर्मी और विश्वासघात अंग्रेजों के जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। तो उनका कहना था कि एक प्रकाशित देखो, इन्होंने एक व्लॉग लिखा था, मतलब लेख लिखा था किसने, बहादुर शाह ने। तो उसमें उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान के लोग, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये जो विधर्मी और विश्वासघाती अंग्रेज हैं, इनके जुल्म से बर्बाद हो रहे हैं। नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र लिखे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने 1857 की क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र लिखे, तो नाना साहब ने, जिनमें बहादुर शाह द्वारा लगाए गए अभियोगों का समर्थन किया गया था। और इन्होंने बहादुर शाह जफर जो थे, उनके जो उन्होंने लगाया था कि हम बर्बाद हो रहे हैं, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं, उसका समर्थन किया था। अवध की गद्दी पर बैठे नए नवाब जो ब्रिटिश कादरी थे, अवध के गद्दी पर कौन बैठा था, उस समय नवाब ब्रिटिश कादिर ने भी एक घोषणा पत्र विद्रोह का समर्थन करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध जारी किया था। तो इस तरीके से मेजर हैरियट ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, बोला कि देखो ऐसा ना कि केवल सिपाहियों तक सीमित नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके हैं कि नाना साहब जो थे उन्होंने भी फ्रांस के सम्राट को 4 पत्र लिखे और बहादुर शाह ने जो बोला था उसको समर्थन किया। बाकी जो अवध की गद्दी पर बैठे नए नवाब थे ब्रिटिश कादरी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। तो इस आंदोलन के 3 प्रमुख नेताओं के 3 लेखों में ये स्पष्ट हो जाता है। कौन कौन से 3 प्रमुख नेता, एक तो बहादुर शाह थे, दूसरे नाना साहब और तीसरे कौन थे, ब्रिटिश कादिर। तो इनकी स्पष्ट हो जाता है कि केवल सेना की शिकायतें ही 1857 की घटनाओं के लिए उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि उच्च वर्ग भी इसमें आम असंतोष था। तो उच्च वर्ग का मतलब जमींदार और काश्तकार, जमींदार और सामंतवादी, ये भी उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, कुल मिलाकर 1857 का विद्रोह मध्ययुगीन व्यवस्था से अपने को बचाने और अपनी खोई मर्यादा को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। तो पूरी सोच रहे थे कि यार अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। सबसे ज़्यादा मतलब परेशानी वाली बात ये थी कि उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं था। इतने ज़्यादा शोषित हो चुके थे अंग्रेजों के अत्याचार से कि उन्होंने बोला चलो एक बार क्यों ना प्रयास किया जाए। तो प्रयास में सभी लोग शामिल हो गए, चाहे वो सैनिक हो या असैनिक हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, सब के सब लोग शामिल हो गए इसमें। और उन्होंने क्यों ना मिलकर अंतिम वार किया जाए, और लगभग वो जीत ही गए थे, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी जिसमें प्रमुख नेतृत्व तो नहीं था। इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि राजा और जमींदार इस जमात के नेता थे। राजा और जमींदार इस नेता को, इस जो विद्रोह था इसको डील कर रहे थे। यह मोटे तौर पर एक राजनीतिक आंदोलन भी था। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी शासन को दूर करना था। सीधी बात है कि वो बोल रहे थे कि राजा यहाँ पर शासन कर ले, जमींदारों के हम अंडर में रह जाएंगे, लेकिन हम विदेशियों की ताकत के अंडर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। आगे हम देखते हैं कि विद्रोह के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं, क्या क्या कारण रहे विद्रोह के। अब विद्रोह के कारण क्या रहे कि मुख्य कारण में कई कारण आ जाते हैं, जैसे राजनीतिक कारण हो गया, सामाजिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था और सैनिक कारण क्या था। तो अब हम एक एक करके इस पॉइंट को देखेंगे। तो राजनीतिक कारण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस समय क्या था कि मुगल सम्राट 1803 से ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा था। अब 1803 में क्या होता कि पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा हो गया था भारत पर, और जो मुगल सम्राट थे वो इनके अंडर में रहने लगे थे। लेकिन मान मर्यादा संबंधित 2 उनके दावे स्वीकृत थे। ठीक है, मान मर्यादा के उनके दावे जो थे ना वो स्वीकृत थे कि हाँ भैया इनका इज्जत किया जाएगा। गवर्नर जनरल को वो अपना क्या बुलाते थे, प्रिय पुत्र बुलाते थे। मतलब हार गए, सब कुछ खो गए और उसके बाद भी उसको पुत्र बोलते थे और वफादार नौकर संबोधित करते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1803 तक तो चीज़ें सही थी, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नर जो थे ना एमर्ट, तो एमर्ट ने क्या किया कि बादशाह को यह साफ समझा दिया कि आपकी बादशाह नाम मात्र की। तो सबसे पहले एमर्ट जो आए गवर्नर जनरल, तो उन्होंने बताया देखो ऐसा है बादशाह, तुम केवल नाम मात्र के हो, ज़्यादा उछलो मत। तो इससे क्या हुआ कि उनको बुरा लग गया और दरबार के ब्रिटिश रेजिडेंट ने नज़र देते समय खड़े होने से इंकार कर दिया और बोले एमर्ट कि ऐसा है नाम मात्र के बादशाह और जब भी तुम दरबार में आओगे तो हम खड़े नहीं होंगे और तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हें अभी जिंदा रखे हुए हैं। तो अंग्रेजों की मजबूरी थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से प्रशासन नहीं चला सकते थे। अगर वो बादशाह को कुछ नुकसान पहुंचाते तो समय जनता उनके खिलाफ हो जाती। ठीक है, तो वही बात है ना, आप किसी दूसरे क्षेत्र पर जाकर राज नहीं कर सकते जब तक वहाँ का लोकल नेता ना हो। तो इसलिए एमर्ट ने ये चीज़ शुरू की। तो इसको ध्यान रखना है, किसने बोला था कि इसके बारे में कि जो इनके सामने हम खड़े होने से मना कर देंगे, तो मुगल सम्राट के सामने, तो एमर्ट ने बोला था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर आए एक, उनका नाम था ऑकलैंड। तो ऑकलैंड ने तो ये बोल दिया कि बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने कर दिया। बोले बादशाह एक काम करो, बोरी बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकल लो। ठीक है, महल से निकल लो। तो ये कहना था किसका, ऑकलैंड का। तो एक तो एमर्ट आए, तो एमर्ट ने बोला कि हम तुम्हारे
तुम केवल नामात्र के रहेगा बादशाह, तो हम जब भी तुम आओगे तो हम दरबार में खड़े नहीं होंगे, ना सर झुकाएंगे, ठीक है, हम सीना तान के खड़े रहेंगे। दूसरे इसके बाद जब दूसरे जनरल आए, गवर्नर जनरल ऑकलैंड, तो उन्होंने बोला एक काम करो, बोरी बिस्तरा बांधो, यहाँ से निकलो। इसने बादशाह को नज़र लेने, खिल्लत देने और दरबार करने से रोक दिया। बोलो यहाँ दरबार पर नहीं लगेगा, ये सब बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है और कहीं कोने में पड़े रहो। तो ऑकलैंड, बाकी बचा काम ऑकलैंड ने कर दिया। इसने बादशाह को नज़र लेने, खिल्लत दीवानी, हम दीवानी खास भी बंद कर दिया गया। बोला दीवानी हटाओ यहाँ से, तुम्हारे काम बस का है नहीं कुछ, और तुम्हारे आदम कुछ रहा नहीं, तो काहे दीवानी हम और खास लगाए हुए यहाँ पर, बंद करो इसको, भागो यहाँ से। तो अहमद ने शुरुआत किया, ऑकलैंड ने इसमें और ज़्यादा बढ़ाया, और डलहौजी ने तो आके सीधे ही बोल दिया कि डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने को कहा। तो डलहौजी जब आए तो ऑकलैंड ने तो ये भी बोल दिया था बोरी बिस्तरा बांध के कोने में पड़े रहो, लेकिन डलहौजी जब आए तो उन्होंने बोला कि सम्राट को चलो बेटा लाल किले से निकल लो यहाँ से। तो लाल किले से पूरी तरीके से इनको निकाल दिया गया कि बोला लाल किले से हट जाओ और बादशाह की उपाधि छोड़ दो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अत्याचार किए गए, बादशाह को छोड़ देने का और उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ दिया कि अब तुम ये भी नहीं बोल सकते कौन उत्तराधिकारी है। मतलब मुगल सम्राट, मुगल सल्तनत जो काफ़ी अपने चरम पर रही, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे महान, अकबर जैसे नेता रहे, अकबर जैसे मतलब बहुत सिपाही आए, तो उसके बाद भी क्या हुआ कि हालत देखो, तो कहीं ना कहीं स्टारडम सबका ही एक बार डाउन होता है। तो इस तरीके से मुगल जो सल्तनत था वो भी अपने किस पर था, अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। तो यही सारी चीज़ें हुई कि अहमद बोले भैया बादशाह हम तुम्हारे सामने खड़े नहीं होंगे। ऑकलैंड बोले चलो ये बादशाह सब हटाओ, बोरी बिस्तरा बांधो और कोने में पड़े रहो। डलहौजी बोले चलो लाल किला छोड़ दो। तो ये सारी घटनाओं से क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी धक्का लगा और यहाँ पर मुगल सल्तनत भी पूरी तरीके से क्या होने, टूटने के कगार पर आ गई थी। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ कि इन घटनाओं से सभी लोग मुगल बादशाह के अपमान से नाराज हो गए, क्योंकि बादशाह का अपमान हो गया तो उससे नाराज हो गए और बादशाह को मिटते हुए देखना नहीं चाहते थे। अब लोग इसके आदी हो चुके थे, लोग चाहते थे कि यार बादशाह का शासन रहे ज़्यादा अच्छा है, ये मुगलिया हम, ये अंग्रेज ना हमको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इनको समझ में कुछ आता नहीं, उनको पैसा चाहिए। बादशाह कम से कम ये तो है कि चैन से आदमी रहते तो थे। तो मुगल बादशाह का जब ऐसा अपमान देखा अहमद के द्वारा और किसके द्वारा, ऑकलैंड के द्वारा और डलहौजी के द्वारा, तो लोग नाराज हो गए। अवध के नवाब जो थे उस समय वाजिद अली शाह को अबदस्त कर शासन के आधार पर फरवरी में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत क्या हुआ कि जो वाजिद अली शाह थे अवध के नवाब, तो उनको हटाया, बोला बेटा तुमसे कुछ नहीं हो रहा है 1856 में, और इनको कुशासन कि तुम प्रशासन नहीं कर पा रहे अच्छी तरीके से, हटो यहाँ से। तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जबकि अवध से अधिक अंग्रेजों के समर्थक और आज्ञाकारी नहीं थे, सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी। वही बात बोलते ना कि अपनों से बैर करोगे ना बेटो परायों से लगाओगे तो बाद में यही होना है, पहले तुम भी जाओगे, चाहे वो जयचंद हो चाहे ये अवध के नवाब हो। तो दोनों ही कहानी बराबर थी। अब जयचंद ने हाथ मिला लिया, बाद में वो भी उड़ाए गए। और दूसरा ये पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो बहुत ज़्यादा साथ दिया करते थे ब्रिटिश का, उन्होंने इसको ही हटा दिया कि कुछ शासन के आधार पर कि चलो तुमसे संभल नहीं रहा, हटो यहाँ से। तो इस तरीके से अवध को एक चीफ कमिश्नर का क्षेत्र बना दिया गया और हेनरी लॉरेंस पहला चीफ। तो अवध का पहला चीफ कमिश्नर कौन बना? हेनरी लॉरेंस। तो इसको ध्यान रखेंगे कौन बना? हेनरी लॉरेंस को वहाँ पर चीफ कमिश्नर बना दिया गया और वाजिद अली शाह को निपटा दिया गया, ठीक है, हटो वहाँ से। डलहौजी ने उचित एवं अनुचित तरीके से देसी राज्यों का अपहरण किया। तो डलहौजी का काम ही था हड़प नीति, हटाओ इनको यहाँ से, क्योंकि हमारी सत्ता पूरी तरीके से आ चुकी थी। गोद लेना बंद कर दिया कि गोद नहीं ले सकते हो, गोद लेने का निषेध कर दिया। और उन्होंने सतारा को मिलाया, जैतपुर को मिलाया, संबलपुर को, बघाट को, उदयपुर को, झांसी को और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो सबसे पहले मिलने वाला कौन था? सबसे पहले मिलने वाला था अवध था, जो बहुत ही ज़्यादा चाटुकारिता कर रहा था, उसको पहले मिला लिया वाजिद अली शाह। और वहाँ पर जो कमिश्नर बना कौन था? हेनरी लॉरेंस। ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जो बाजीराव द्वितीय थे पेशवा थे, ठीक है, पेशवाई जो कभी चरम पर थी अपने, उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनकी भी पेंशन देना बंद कर दिया। बोले बेटा पेंशन नहीं मिलेगी, तो पेंशन भी देना बंद कर दिया। और कर्नाटक, सूरत, तंजौर के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया। तो पूरी तरीके से अब ये क्या करने वाले थे कि पहले इन्होंने कब्जा किया, बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने सोचा कि अब लोकल्स के द्वारा ही शासन कराया जाए, जब लोकल्स के द्वारा शासन कराने के बाद इन्होंने अपनी जगह स्थापित कर ली, तो उसके बाद बोला कि अब इनको रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि अब हम प्रशासन कर सकते हैं, ठीक है। तो राजाओं की उपाधियों का भी अंत कर दिया। अब 1854 में क्या हुआ, डलहौजी ने जमींदारों और जागीरदारों की जांच के लिए इनाम कमीशन बैठाया। ध्यान रखो इस चीज़ को कि ये 1857 की क्रांति के होने के पीछे के कारण थे, क्या थे कि ब्रिटिश के जो अवध के नवाब थे उसको हटाया जाना, डलहौजी की हड़प नीति जिसमें अवध को मिला लिया गया, सतारा, जैतपुर, संबलपुर को मिला दिया गया। मतलब ये क्या थे आपके, ये कौन से कारण थे जल्दी बताओ? ये आपके राजनीतिक कारण थे, ठीक है, कि इस तरीके से अब पेशवा को क्या देना बंद कर दिया, पेंशन देना बंद कर दिया, ठीक है। कर्नाटक और सूरत के जो राजा थे उनकी उपाधियां बंद कर दी। और 1854 में जो जमींदार थे और जागीरदार थे उनकी जांच के लिए कि बेटा तुम्हारे पास कितनी ज़मीनें हैं, कितनी जागीरें हैं, उसके लिए एक इनाम कमीशन। तो ध्यान रखना, इनाम कमीशन के बारे में पूछते थे कब गठन हुआ, इसका हुआ था 1854 में उसका गठन कर दिया। इस कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच करी। मतलब अब जो जमींदार थे ना उनकी जागीरों की जांच हो रही थी, जमींदारों ने बहुत बड़ी मात्रा में लूटा था, अब उनसे कोई लूट रहा था तो बड़ा दुख हो रहा था। तो वही बात है ना कि तुमने किसी से लूटा, हमने तुमसे लूटा, तो सब एक दूसरे को लूट रहे थे। तो जब जमींदारों को चोट लगी और लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई,
35,000 की जांच करी गई और 20,000 जब्त कर ली गई। आप समझ लो, कंपनी की सेवाओं में भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा गया। ये भी सामाजिक कारण था, एक राजनीतिक कारण था कि उच्च पद पर किसी भारतीय को नहीं रखा जाता था। 1860 में सर सैयद अहमद खान ने घोषणा की कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीयों को प्रशासनिक तंत्र में प्रविष्टि न देना। तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खान बोलते हैं कि देखो, इसका एक प्रमुख कारण ये भी था कि जो भारतीय थे उनको प्रशासकीय तंत्र में जो ऊंचा पद है वो न देना, ये भी एक क्रांति का प्रमुख कारण था। अंग्रेजों के प्रशासकीय परिवर्तन ने यहाँ की प्रचलित व्यवस्था को झकझोर दिया। तो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से प्रशासन किया, तो यहाँ से जो व्यवस्था पहले से ही बनी आ रही थी, वही बात है ना कि आप हो वेजिटेरियन, आपको एकदम से दाल रोटी दाल भात खाने की आदत है, आप एकदम से खा रहे हैं, ठीक है, और एकदम से आपको चिकन खिला दिया जाए, चिकन खिलाने के लिए मजबूर किया जाए, तो ये कहना कि ये बनता नहीं है। तो सीधी वही बात थी कि यहाँ पर जो प्रचलित व्यवस्था चली आ रही थी, हम कुछ खाना चाह रहे थे, तुमने खिलाने की कुछ और शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे ही विद्रोह ने जन्म लिया। तो ये आपके राजनीतिक कारण थे कुछ, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ना आपके अपनों से दिल लगाओ भाई, दूसरों से नहीं, परायों से लगाओगे तो ऐसे कारण होने वाला है। अब ये थे हमारे राजनीतिक कारण। आगे हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है, जिससे लोग त्रस्त थे। तो अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति तो सबको पता ही है कि कितना लूट के लेके भारत से, तो विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। अब इसमें क्या था कि वो नए नए आविष्कार करते थे भूमि में। अब नए नए आविष्कार का मतलब क्या है कि उन्हें मतलब तो है नहीं। अब सीधी बात है कि हम लोग क्या थे, हम लोग अनपढ़ होने लगते थे, जबकि हमारा ज्ञान तो उनसे भी बहुत आगे था। तो उन्होंने क्या किया, करों में वृद्धि कर दी। करों में वृद्धि करो, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करो। सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी बर्बाद करना है तो आप वहाँ पर टैक्स बढ़ाओ, मतलब करों में अगर आप वृद्धि कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप उनकी इंडस्ट्री नष्ट कर दो। आज भी भारत इंडस्ट्री बनाने में, हथकरघा उद्योग जैसे डेवलपमेंट करने में मतलब जूझ रहा है। एक समय ये था कि बहुत ज़्यादा हमारा होता था, हम बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। हम चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे कोई भी सभ्यता हो, बेंजेंटाइन हो, वहाँ पर हम क्या करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सीधा समझ लिया कि कर व्यवस्था, करों को बढ़ाओ, और दूसरा क्या, भारतीय उद्योगों को नष्ट करो। जब इनको नष्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये हमसे सामान खरीदेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि सूखा बाढ़ आदि के कारण फसलें ना होने पर महाजनों से कर्ज लेकर लगान अदा करना होता था। अब देखो, लगान तो देना ही है, चाहे फसल हो या ना हो, आपको लगान भरना है। अब लगान भरने के लिए लोग महाजन के पास जाते थे। महाजन भाई साहब बड़ी मात्रा में सूदखोरी करता था, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते थे। तो ऐसी घटनाएं प्रचलित थी हर जगह। कर्ज ना अदा कर पाने पर सूदखोर जमीन पर कब्जा कर लेते थे। अब किसान के लिए केवल एकमात्र ही सहारा था उसकी जमीन। तो ऐसा ना होने से क्या थे, सूदखोर जमीन कब्जा लेते थे। न्यायालय और महाजन जो थे ना, उनके बीच में गठबंधन हुआ करता था। अगर ऐसी कोई स्थिति आती थी तो क्या करते थे, महाजनों के पक्ष में ही फैसला देते थे। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूसरा आघात व्यापार पर नियंत्रण के रूप में देखा गया। अब सबसे बड़ा हमला क्या हुआ, चलो ठीक है, यहाँ पर कर बढ़ा दिया, भारतीय उद्योग को नष्ट कर दिया। अब व्यापार करने पर भी नियंत्रण कर दिया गया कि किससे व्यापार करना है, कौन कितना व्यापार कर पाएगा। इससे क्या होगी, पूरी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मतलब अंग्रेजों ने, आज जो अंग्रेज अपने आप को सभ्य बोलते हैं, इन्होंने कुछ भी मतलब ऐसा नहीं छोड़ा था कि किसी प्रकार से भारत सर्वाइव कर पाए। इनका सीधा उद्देश्य था कि मतलब हम कैसे भारत को पूरी तरीके से नष्ट कर दें। तो बस इनकी सीधी एक व्यवस्था थी कि हम किस तरीके से भारत को नष्ट कर सकें, इनका पूरा प्रयास था। इन्होंने क्या किया, कर बढ़ाए, उद्योगों को नष्ट कर दिया, व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हमारे राष्ट्रीय नेता जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, आर सी दत्त थे, ठीक है, और पी दत्त थे, आर.पी. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आदि प्रमुख थे। इन्होंने इस सारी नीतियों की कड़ी आलोचना की। आप कर भी क्या सकते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने 1861 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में, एक पुस्तक थी इनकी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें धन निष्कासी का सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है ना हमारा धन निष्कासन कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हमसे धन ले जा रहे हैं, हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। एक किताब छपी थी कब, 1861 में। आगे हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे कि विलियम बेंटिक एंड डेलहौजी, आगे हम बात करते हैं क्या कि अब सामाजिक और धार्मिक कारण दोनों मिले सामाजिक कारण क्या थे कि विलियम बेंटिक और डेलहौजी के समय हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए। अब बेंटिक जो थे और डेलहौजी, इन्होंने क्या किया कि बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू समाज में जो पहले से ही इनके हिसाब से कुरीतियाँ थी, उनको बदलने के लिए कानून बनाए। लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे, वो अगर बलि देते थे तो मतलब बलि देते थे। जैसे सती प्रथा हो गया, कन्या वध हो गया, कन्या को मारना, बहुत सारे समाज में कन्या को मार दिया जाता था। बाल विवाह करने का, तो बाल विवाह करना और विधवा विवाह करने का समर्थन किया। तो ये सुधार तो थे, सामाजिक सुधार तो थे, लेकिन भारतीय जनता को बिल्कुल भी क्या नहीं थे, पसंद नहीं थे, उनके लिए ये नागवार थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे इन्होंने बेंटिक और डेलहौजी ने बहुत सारे परिवर्तन करने चाहे, लेकिन जनता जो थी इसके खिलाफ थी। पंडित और मौलवी ने जानबूझकर अंग्रेजों के इन विचारों को चुनौती दी। अब पंडित जो थे और मौलवी थे, इन्होंने जनता के बीच में भरा, क्योंकि इन कार्यों से उनकी शक्ति और प्रभाव में कमी आई। काम तो ये बढ़िया कर रहे थे कि ठीक है, बाल विवाह रोकना अच्छी बात है, ठीक है, और सती प्रथा का अंत करना, कन्या विवाह निषेध करना,
और दूसरा कि विधवा का समर्थन करना, ये काफ़ी अच्छे समाज सुधार करने वाले ही काम थे। लेकिन यहाँ पर पंडित और मौलवियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इस कारण से इन्होंने लोगों को भड़काया। यूरोपीय अधिकारी भारतीयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस संबंध में तिलक ने कहा है कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो यूरोपीय अधिकारी भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, तो इसमें तिलक साहब कहते हैं कि कोई भी अगर जो सम्मानित व्यक्ति होगा, सम्मानित कोई भी जाति हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो 1 घंटे के लिए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप समझ लो कि किस प्रकार का वो हमसे व्यवहार करते हैं। सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सामाजिक दृष्टि से भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार, ठीक है, अंग्रेजों के व्यवहार एवं उनके विचार बहुत ही अपमानजनक होते थे। मतलब वो बहुत ही भला बुरा कहते थे भारतीय लोगों को। ये भारतीयों को काले और सुअर की संज्ञा देते थे। तो भारतीयों को क्या बोलते थे, काला और सुअर बोलते थे। होटलों और क्लबों में भारतीय प्रवेश नहीं कर सकते थे। आज जो भारतीय ना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो आज क्या है ना कि आज डॉग्स भी एंटर हो गए हैं और इंडियन भी एंटर हो गए हैं। कहाँ पर, जो कभी कहा करते थे। तो समझ गए होंगे, जिनको जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे किसे कहा जा रहा है। तो आज भारतीय भी और डॉग्स भी एंटर हो गए हैं, जो कभी इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करते। तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। अब क्या हुआ कि 1813 में जब ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिल गई, तो ध्यान रखेंगे 1813 में पहली बार क्या हुआ था, जब ईसाई मिशनरी थे उनको भारत आने की अनुमति मिल गई, तब से उनका प्रचार कार्य और बढ़ गया कि वो चाहते थे कि पूरी तरीके से भारत को हम क्या कर लें, भारत को हम ईसाई देश बना दें। अब शिक्षण संस्थानों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हो गया था। अब 1837 में अकाल के समय अनेक व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया। देखो अकाल के समय खाने को था नहीं, तो अंग्रेज क्या करते थे, लालच देते थे, काम करो तुम ईसाई बन जाओ तो हम तुम्हें ये दे देंगे। वो तो अभी भी चलता है ना, कन्वर्टाइजेशन। दुनिया में लगभग केवल सनातनी धर्म है जो कन्वर्ट का काम नहीं करते हैं, बाकी सारे धर्म ना कन्वर्टाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कि अकाल के समय बहुत सारे लोगों को बना दिया गया। 1845 में कि एक नियम द्वारा कारागार में बंदियों को अपने भोजन के बर्तन ले जाने पर रोक लगा दी गई। तो 1845 में एक नियम बना दिया गया कि जो जेल में बंद कैदी है ना, वो अपने बर्तन ले आ सकते हैं, और कैदियों को भोजन एक गैर ब्राह्मण द्वारा बनाया जाता था। उस समय जाति प्रथा काफ़ी प्रबल थी। तो बोला जाता था जो कैदियों को जो खाना बनाता था ना, वो गैर ब्राह्मण आदमी बनाता था। ठीक है, जिससे मतलब आप कह सकते हैं कि इस समय का अगर बोला जाए तो लोअर कास्ट वगैरह की बात कर रहे हैं लोग, तो उसमें जो कास्ट मतलब क्योंकि उस समय जाति प्रथा का काफ़ी बोलबाला था, इसलिए इससे कैदियों को लगा कि उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। तो कैदियों को लगा कि यार उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण खाना नहीं बना रहा है। गोपीनाथ नाम का एक बंगाली हिंदू जो ईसाई बन चुका था लिखता है, यहाँ पर गोपीनाथ ने एक मेंशन किया कि जेल में कैदियों को प्रतिदिन एक ईसाई अध्यापक आता था और शिक्षा देता था। एक अंग्रेज मेजर एडवर्ड्स ने लिखा है कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। तो एडवर्ड यहाँ पर बोलते हैं कि भारत जो पर हमने जो कब्जा किया है उसका एक ये काम है कि हम उसको ईसाई बनाना चाहते हैं। अब सावरकर ने यहाँ पर क्या लिखा है कि सैनिक और असैनिक उच्च अधिकारी राम और मोहम्मद को गालियाँ देते थे। अब जो सैनिक और असैनिक उच्च अधिकारी थे वो क्या थे, राम और मोहम्मद को गालियाँ दिया करते थे और सैनिकों को ईसाई बनाने की प्रेरणा देते थे। तो पूरी तरीके से उनका कन्वर्टाइजेशन करने की काम करते थे यहाँ पर अंग्रेज कि किसी प्रकार से क्या कर दिया जाए, इनको पूरी तरीके से ईसाई बना दिया जाए। मंदिर, मस्जिद और उनके पुरोहित इमामों या लोक उपकारी संस्थाओं की जमीन पर लगान लगाने से भी लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। अब मंदिरों पर भी लगान लगा दिया, मस्जिदों पर भी लगान लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि लोग बोले कि यार कम से कम हम पे लगा रहे हो, इन पवित्र जगहों को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने। आगे बात करते हैं अप्रैल 1850 में लेक्स लोकी कानून। तो ध्यान रखना कि अप्रैल 1850 में कौन सा कानून आया था, लेक्स लोकी कानून, अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। मतलब यहाँ पर अंग्रेज हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन ला रहे थे। और कौन से कानून के तहत, लेक्स लोकी कानून, जो अप्रैल 1850 में आया था। अब ईसाई बनने वाला व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब उन्होंने बोला कि अब जो क्रिश्चियन बन जाएगा उसको अपने पिता की संपत्ति से अलग नहीं किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी मतलब चला गया, उनका काम था कि चालाकी का। डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा का निश्चित किया जाना हिंदू धर्मशास्त्र का विरुद्ध था। अब डलहौजी ने जो गोद लेने की प्रथा थी उसको बंद कर दिया, जिससे कि हिंदू लोग थे वो कभी क्या हो गए, बहुत उनको ठेस पहुंची, क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र में गोद लेने की प्रथा है, अतः हिंदू समाज में असंतोष फैल गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो लेक्स लोकी कानून कब आया था, 1850 में। इसमें यह बोला गया कि अगर आप ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो आपको पिताजी की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हम पॉइंट देखते हैं सैनिककरण, कि सैनिककरण क्या रहा। तो सैनिककरण सबको पता होगा कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों में जो असंतोष व्यक्त था वह बंगाल सेना के भारतीय सिपाहियों में व्यक्त था। तो जो समाज के लोगों में असंतोष था वो बंगाल के सिपाहियों में भी असंतोष था। क्यों था कि बंगाल की सेना के अधिकांश जो सैनिक थे वो ब्राह्मण थे और राजपूत थे। कॉर्नवालिस की अंगलीकरण की नीति के कारण भारतीयों के लिए पद वृद्धि के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कॉर्नवालिस नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से भारतीयों को उच्च पद दिया जाए। भारतीय सिपाहियों का वेतन भी बहुत कम था। तो सैनिककरणों में ये भी काम था कि सैनिक बहुत कम था, उन्हें 7 रुपये दिया जाता था, महीना मिलता था। सेना में लगभग 2.5 लाख के आसपास भारतीय सैनिक थे।
45,000 यूरोपीय सैनिक थे। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर कितना गुना, मतलब अगर देखा जाए तो 5 गुना, 5 एक तो भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का जो रेशियो था 5-1 का था। अगर हम मारना चाहते तो बहुत आसानी से मार देते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि एक सही नेतृत्व ही आपको रास्ता दिखा सकता है। हमारे यहाँ नेतृत्व की कमी थी, इसलिए हम 45,000 से भी पार नहीं पा रहे थे, जबकि हम 2.5 लाख थे। 5 के रेशियो में 1 था। ठीक है, गोरे अफसर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इस समय सेना कमान बंगाल कमान सबसे बड़ी थी। उस समय बंगाल की जो इन्फेंट्री थी सबसे बड़ी थी। यहाँ की मुख्य छावनी बैरकपुर में थी, बरहामपुर में थी और दमदम में थी। ठीक है, बिहार में दानापुर में थी, उत्तर प्रदेश में कानपुर में थी, मेरठ में थी, पश्चिम में सरहिंद में, लाहौर में और पेशावर में, और मध्य भारत में ग्वालियर में सबसे बड़ी छावनियाँ थी। तो कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर इनकी छावनियाँ थी। तो भारतीय सिपाहियों को पहला विद्रोह 1764 में हुआ था। इसको ध्यान रखेंगे, कब हुआ था पहला विद्रोह? 1764 में, जब बक्सर में मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए मुनरो की सेना की एक बटालियन। तो समय क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में मुनरो जो थे उनकी एक सेना की बटालियन ने क्या बदल लिया था, पाला बदल लिया था, और ये नवाब की सेना से मिल गई थी। इस पर 24 सिपाहियों को तोप से उड़ा दिया गया था। कितने सिपाहियों को? 24। तो सिपाही पहले भी विद्रोह कर चुके थे, और पहला विद्रोह कब था? 1764 में, बक्सर के युद्ध के समय। जब क्या हुआ था, मीर कासिम से जाकर सेना मिल गई थी, किसकी? जहाँ पर एक बटालियन नवाब की सेना में मिल गई थी। ठीक है, मुनरो की सेना की। आगे बात करते हैं कि सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह कब हुआ था। तो धार्मिक विद्रोह की अगर बात करें तो 1806 में पहली बार हो चुका था वेल्लोर में। तो वेल्लोर में पहली बार धार्मिक विद्रोह हुआ था। यहाँ माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी बांधने पर रोक लगाई गई। तो माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे और पगड़ी नहीं बांधेंगे, ऐसा किया गया था सेना में। ये कब हुआ था? 1806 में। इसको भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी जगह बोला गया एक हेड लगाओ जिस पर चमड़े पर तुर्री और पंख लगा हुआ था। ठीक है, यह तुर्रा सुअर और गाय के चमड़े का होता था। तो देखो, सुअर अगर देखा जाए तो इस्लाम में हराम है, और गायों को हिंदू धर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से वो वही काम करते थे जो हमें पसंद नहीं था, जो हमारे बीच में असंतोष को जन्म दे। इसको यहाँ किले में नजरबंद टीपू के लड़कों ने चिंगारी दे दी। अब किले में उस समय टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे उन्होंने चिंगारी दे दी और सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कब? 1806 में। अंग्रेजी सेना ने अंता विद्रोह को कुचल दिया। सेना की एक अन्य धार्मिक जो विरोध हुआ था 1824 में हुआ था। बैरकपुर की 47वीं इन्फेंट्री ने बर्मा जाने से मना कर दिया था, जाने से इनकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि बोले थे कि समुद्र को पार करने का मतलब है कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उस प्रकार से इसको भी ध्यान रखेंगे कि क्या होता कि 1824 में भी एक बार सैनिक विद्रोह हुआ था, जब सैनिकों ने 47वीं इन्फेंट्री ने बर्मा जाने से मना कर दिया था। 1806 में हो चुका था वेल्लोर में पहला विद्रोह, 1764 में हो गया था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। समुद्र पार करने का मतलब था कि उनका धर्म नष्ट हो जाना। विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी दे दी गई और 47वीं इन्फेंट्री को भंग कर दिया गया। दुगना वेतन भत्ते के विरोध में 1844 में भी एक फिरोजपुर में 64वीं इन्फेंट्री विद्रोह कर चुकी थी। तो यही डीपली पॉइंट है, ये पॉइंट पढ़ लेंगे तो एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 1844 में जो फिरोजपुर थी उसकी 64वीं इन्फेंट्री ने भी विद्रोह कर दिया। इसके नेताओं को सजा दी गई और रेजिमेंट भंग कर दी गई। तो 47वीं और 64वीं इन्फेंट्री को भी भंग कर दिया गया था। और 1857 का विद्रोह इन प्रयासों की पराकाष्ठा थी। तो 1857 का विद्रोह पहला नहीं था, इससे पहले भी वेल्लोर में हो चुका था, फिरोजपुर में हो चुका था, बर्मा के लिए भी हो चुका था, और आपका 1764 के समय जो मुंडो की सेना की एक टुकड़ी थी वो जाके नवाब से मिल चुकी थी। तो ध्यान रखो, 1854 में डाकघर अधिनियम पारित होने पर सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। तो डाकघर अधिनियम पारित कब हुआ था? 1854 में, जिससे क्या हुआ कि सैनिकों की जो निःशुल्क डाक सुविधा थी वो समाप्त कर दी गई कि आपको जैसे डाक भेजना था पहले फ्री होता था, फिर पैसा लगने लगा। एक तो वेतन कम, ऊपर से पर्चियाँ भेजने के लिए, चिट्ठियाँ भेजने के लिए पैसा दो। तो ये और असंतोष का कारण था। तो 1856 में कैनिंग की सरकार ने सेना भर्ती अधिनियम पारित कर दिया। अब 1856 में क्या हुआ कि सेना भर्ती अधिनियम पारित कर दिया गया, तो डाक अधिनियम पारित किया गया। फिर 56 में सेना जो भर्ती था अधिनियम, उसके अनुसार सेना के सभी सैनिकों को यह स्वीकार करना होगा कि जहाँ कहीं भी सरकार भेजे वहाँ जाओ, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला गया। सैनिकों का कृषकों से अटूट संबंध था। अब देखो, सिपाही कहाँ से आता है? जो किसान है वही, उसी के बच्चे तो सिपाही बन रहे हैं। बंगाल में अधिकतर सिपाही उत्तर प्रदेश से आते थे। अब बंगाल में जो अधिकतर सिपाही थे कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जिसमें अधिकतर ऊंची जाति के थे, तो प्रायः अनुशासन स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जो ऊंची जाति के थे, अब उनके अंदर थोड़ा बहुत तो रहेगा ना टशन, तो वो बोलते थे कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। चार्ल्स नेपियर को इस उच्च जातीय भाड़े के सैनिकों पर कोई विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर चार्ल्स नेपियर जो उस समय सेनापति था कमान का, तो उसको इनके सैनिकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। तो इस प्रकार से पूरे हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। तो हम बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं। आप अगर इसको देखते रहेंगे लगातार, क्योंकि हम पूरी आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं, और इसको अगर एक बार देख डाला ना तो कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की समस्या नहीं होने वाली है कि क्या कारण रहे थे, क्या समस्या नहीं थी। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ें कहानी के तरीके से हम पढ़ लेंगे। तो इसको देखते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।